चलिए इस बीच बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मिस्टर राजीव जैन जुड़े हैं बजाज फाइनेंस से एमडी एंड सीईओ। मिस्टर जैन, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। नंबर्स जिस तरह के हैं, आप गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो एटलीस्ट क्रेडिट ऑफटेक में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं क्या, स्पेशली ऑन द कंज्यूमर ड्यूरेबल साइड? ओवरऑल हमें लगता है कि 25% बैलेंस शीट ग्रोथ हम फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म दे पाएंगे एंड 20% नेट इनकम ग्रोथ नाउ। सो आप हमारे 20 बिजनेसेस हैं इन बजाज फाइनेंस, सबकी स्ट्रक्चरली ग्रोथ रीजनेबली स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए एज वी कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो हमें ग्रोथ का कोई एट दिस पॉइंट टाइम चैलेंज नहीं दिखता है। हमें लगता है सस्टेनेबली 25% बैलेंस शीट ग्रोथ हम फॉर अ फोर्सिबल पीरियड दे पाएंगे। एग्जैक्टली आपने कहा कि टॉप लाइन की ग्रोथ को लेकर आपको चिंतित नहीं, लेकिन एग्जैक्टली थोड़ा सा मैं आपके बॉटम लाइन के बारे में बात करना चाहूँगा सर। एग्जैक्टली बॉटम लाइन को लेकर आपका आउटलुक क्या है, स्पेशली द एनआईएम फ्रंट, वहाँ पे आपका मैं आउटलुक देना चाहूँगा कि ये जो FY17 का फर्स्ट हाफ है उसमें आप किस प्रकार के मार्जिन्स और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कमांड करने की स्थिति में इस वक्त? पिछला क्वार्टर अगर आप देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42% से ऊपर था एट 489 करोड़। इसमें एक 45 करोड़ का वन टाइम, 44 करोड़ का एक वन टाइम एडिशनल प्रोविजन भी हमने लिया है, तो उसको एडजस्ट करते हैं तो ग्रोथ उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी विद व्हाट वी हैव पोस्टेड। अगर मॉनसून अच्छा रहता है, अगर पे कमीशन का पैसा आना चालू होता है, तो आई थिंक ओवरऑल रूरल इकोनॉमी एंड अर्बन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इम्प्रूव होगी। सो हम काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं टू manage the volume momentum as it comes in. So that's really where we are at this point in time in terms of being prepared to wait for a good monsoon and leading to good consumption story in the first half and in the second half of the year. सर एग्जैक्टली थोड़ा सा एसेट्स क्वालिटी की बात करना चाहूँगा। आपके ग्रॉस NPAs और NPAs किस ट्रैजेक्टरी में है एग्जैक्टली, और अगर मैं पूरा FY17 पूछना चाहूँ आपसे एग्जैक्टली इसको लेके आपका आउटलुक क्या है, ये मोर और लेस किस ट्रैजेक्टरी में रहेंगे, कम होंगे या फिर स्लाइटली ये इसमें थोड़ा सा हल्का सा बड़ा फ्रिक्शन सा कोई बदलाव आएगा ऊपर या नीचे की साइड? एसेट क्वालिटी पे क्या आपका आउटलुक है एग्जैक्टली? सो ग्रॉस NPA अभी 1.23% पे है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी रिपोर्टिंग 150 डेज पास ड्यू पे होती है एज रिक्वायर्ड बाय RBI। सो ये नंबर 120 डेज पे रिपोर्ट करना है हमारे को अप्रैल से। हम कंपनी में प्रोविजनिंग 90 डेज पे करते हैं, तो P&L में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये अगर आप ये 1.23% का नंबर लेते हैं और इसको 120 डेज पे रिपोर्टिंग करते हैं, तो इसमें इस नंबर में मार्जिनल सा अपटिक आपको मिलेगा, नॉट बिकॉज ऑफ पोर्टफोलियो क्वालिटी, क्योंकि रिपोर्टिंग हमें 120 डेज पे करनी है और अगले साल से हमारे को सारे NBFC सेक्टर को रिपोर्टिंग 90 डेज पे करनी है। पिछला क्वार्टर बिल्कुल स्टेबल था, ग्रॉस NPA 1.23% था, नेट NPA 28 बेसिस पे से था। यही अगर 90 डेज पे लेते हैं जिस पे बैंक्स रिपोर्ट करते हैं, ये नंबर 1.43% होता और नेट NPA 43 बेसिस पॉइंट्स होता। सो पोर्टफोलियो क्वालिटी काफ़ी स्टेबल है, हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और हमें नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट बेटर और वर्स के लिए 10 से 15 बेसिस पॉइंट्स की हो सकती है, अदरवाइज पोर्टफोलियोज काफ़ी स्टेबल है। ऑल राइट, चलिए मिस्टर जैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच एक बार फिर से देख लेते हैं कोलगेट को। अभी जो नंबर्स रिपोर्ट हुए हैं उसके बाद इस समय ये काउंटर एक्सपर्ट इसने दिया है नंबर्स के बाद, अब देखिए अभी ये 2.5% ऊपर है 832 के आसपास। लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई ये रिज़ल्ट्स इसे एक नई ट्रैजेक्टरी में ले जाते हैं या नहीं।
लेकिन इंटरेस्टिंग मूव इस समय देखने को मिल रहा है यहाँ पर। खैर कुछ और आउट परफॉर्मर्स को देखते हैं। आज कुछ स्टॉक्स जहाँ पर सुबह से ही काफ़ी अच्छा और सस्टेन आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसमें फ्यूचर एंटरप्राइज है जो कि करीब 5% ऊपर अपर फ्रीज पर है। टाटा मेटालिक्स भी है 5% ऊपर। फर्स्ट सोर्स है जो कि 5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। आदित्य, टाटा मेटालिक्स और फ्यूचर एंटरप्राइज पर क्या राय है आपकी? टाटा मेटालिक में ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मूव आ चुका है। 110 से लेकर स्टॉक 235 पिछले आई थिंक 5 से 6 दिन के अंदर गया है। तो इस लेवल पे आके इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी इस स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करिए। जिसके पास है वो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक ऑलरेडी एक न्यू टेरिटरी में चल रहा है। इससे अपने ऑल टाइम हाई लेवल जो तो 220 के आसपास था उसको भी ब्रेक किया है। तो होल्ड करके चलिए, लेकिन जिस फ्रेश एंट्री इस स्टॉक में बनाना थोड़ा सा एक रिस्की हो सकता है इस लेवल पे आके। दूसरा स्टॉक आपने बताया फ्यूचर एंटरप्राइज। यस, सिर्फ फ्यूचर एंटरप्राइज में देखें तो इसमें कभी चार्ट डिस्टॉर्ट हो गया है इसके डीमर्जर के बाद से, तो इसमें बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है इस लेवल में। तो इसमें मैं थोड़ा सा इसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा। इस बीच आप देखिए मारुति को, मारुति करीब करीब 3922 पे इस वक्त ऑलमोस्ट 3922। इस बीच अगर आप देखें स्क्रीन के निचले भाग पे एक खबर भी आ रही है कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्लांट में एक धमाका हुआ भी है। और आई थिंक उसमें उसका अपडेट मैं आपको कुछ देर में दूंगा। काउंटर लगभग 4430 पे ट्रैजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। 1/4% नीचे ऊपर कारोबार कर रहा है इस वक्त। लेकिन राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर के प्लांट में एक धमाके की खबर है। खैर मैं इस खबर पे आऊँगा लौट के, इनफैक्ट इसके बारे में अपडेट भी आपको स्क्रीन के निचले भाग पे मिलेगा। लेकिन मारुति ये बाजार के डाउन साइड में आदित्य पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं कर रहा है और उसके चलते शायद एक अपसाइड की पॉसिबिलिटी बन रही है इस स्टॉक में। आप 3923 पर इसको कैसे अप्रोच करेंगे? मारुति का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है। पिछले 15-20 दिन से स्टॉक काफ़ी नैरो दायरे में ट्रेड कर रहा है। इसमें ख़राब न्यूज़ आई थी तो भी 3800 के नीचे नहीं गया। उसी दिन एक शार्प पुल बैक भी देखने को मिला। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। हर डिप में इसमें एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं। अगर पूरे ऑटो पैक में देखें तो मारुति इस समय एक सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। यहाँ से हमको लगता है कि मारुति में एक अच्छी एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगली एक्सपायरी में अगले मंथ में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 4150 4180 की टारगेट से मारुति को करंट लेवल में बाय करके चल सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 3800 का, ऊपर में टारगेट 4150 4180।